अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम लूप वाला चैप्टर करते हैं। हमने 3 तरह के लूप्स देख लिए हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। अब हम नेस्टेड लूप देखने लगे हैं, जो कि आपने नेस्टेड एक पढ़ा था ना, नेस्टेड इफ कंडीशन, इफ के अंदर एक और इफ को डाल देना। इसी तरह नेस्टेड लूप है, जिसका मतलब है एक लूप के अंदर किसी और लूप को डाल देना। एक लूप का जो आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा, उसके बॉडी ऑफ लूप में जो भी लूप के अंदर स्टेटमेंट्स होंगी, उनमें एक और लूप को ऐड कर देना, नेस्टेड लूप कहलाता है। इसको देखते हैं। अ लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप। ठीक है, एक लूप होगा, उसकी बॉडी के अंदर एक और लूप को ऐड कर देना। जैसे आप अगर ये देखिए तो ये आउटर लूप है, ये इसका कोई स्ट्रक्चर होगा, ये मर्जी है, आप इधर वाइल लगा लें, डू वाइल लगा लें, फॉर लगा लें। और ये बाहर वाले लूप की कुछ जो है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, इसके अंदर इस लूप की स्टेटमेंट 1, इस लूप की स्टेटमेंट 2, और बीच में आप कहीं पे इनर लूप ऐड कर सकते हैं। इनर लूप का मतलब है ये जो है ना, ये सारा इनर लूप है। इसका मतलब है ये इनर लूप में यहाँ पे जो भी फॉर, वाइल, डू वाइल जो भी आपने लगाना है, वो वाली स्टेटमेंट आएगी, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके अंदर उस लूप की स्टेटमेंट्स बॉडी ऑफ इनर लूप में। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का बनेगा कि पहले लूप की आउटर लूप की कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगा तो इनर लूप में आ जाएगा, और इनर लूप की अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इनर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी बार बार जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो इनर लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अगर आउटर लूप की ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो इनर लूप में भी नहीं जाएगा कंट्रोल, इनर लूप में भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसका कुछ इस तरह का फ्लो चार्ट है। जो आउटर लूप क्या होता है, जो बाहर वाला लूप, वो वाला लूप जिसके अंदर एक और लूप जो कि कंटेन करता हो। और इनर लूप क्या होता है, ऐसा लूप जो कि किसी आउटर लूप की बॉडी में लाई करता हो। अच्छा, नेस्टिंग कैन बी डन टू अप टू एनी लेवल। नेस्टिंग किसी भी लेवल तक की जा सकती है। आप एक लूप के अंदर एक लूप और डाल सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक आउटर लूप में 2 इनर लूप्स हो। ऐसा भी हो सकता है एक आउटर लूप हो, उसके अंदर एक इनर लूप हो, उसके अंदर एक और इनर लूप हो, उसके अंदर एक और, या आपकी मर्जी है। जिस लेवल तक नेस्टिंग इंक्रीज करते जाएंगे, क्या होगा, नेस्टिंग लूप बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लूप। एनी लूप स्ट्रक्चर कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप। कोई भी लूप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे पहले बात की, आप फॉर के अंदर वाइल लगा सकते हैं, आप वाइल के अंदर फॉर लगा सकते हैं, आप वाइल के अंदर डू वाइल लगा सकते हैं, जो मर्जी आप, इट्स अप टू यू। मतलब इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये एक प्रोग्राम है, एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रोग्राम। पहले ये एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, फिर जरा इसके जरा जो है ना, आपको प्रोग्राम्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे वो जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी उस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में तो नहीं, खैर प्रैक्टिकल में लाजमी उस तरह का एक ना एक प्रोग्राम आता है। पहले आप नेस्टेड चलता कैसे है लूप, इसको कैसे लिखते हैं वो देख लें। आपने हेडर फाइल लगा ली, मेन फंक्शन लगा लिया, मेन फंक्शन स्टार्ट किया और मेन फंक्शन एंड किया। ठीक है, मैं आपको अब सिर्फ लूप का बताऊंगी। ठीक है, अब ये आपने सारे प्रोग्राम की ये जो शुरू वाली जो लवाजमात हैं, ये आपने खुद लगाने होंगे। अच्छा, लूप कैसे स्टार्ट हो रहा है, हमने पहले आउटर लूप जो है ना, ये वाइल लगाया, ये सारा आउटर लूप है। ठीक है, हमारी प्रोग्राम की आउटपुट किस तरह की आनी चाहिए, ऐसे पहले 1 आए प्रिंट हो, उसके बाद 2 दफा आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, फिर 2 टाइम्स, फिर 2 दफा आई लव पाकिस्तान, 3 टाइम्स, फिर 3 दफा आई लव पाकिस्तान। ये तो आपको देखने में ही पता चल रहा है कि टोटल आउटर लूप 1 से लेके 3 तक चलना है, 3 आइटरेशन होनी है। और इनर लूप क्या है, पहले 1 के लिए 2 टाइम्स चलना है, 2 के लिए 2 टाइम्स चलना है, 3 के लिए 2 टाइम्स चलना है, इस ऐसी आउटपुट के लिए। अच्छा, देखते हैं, आपने वाइल लूप लगाया तो आपको पता है वाइल लूप की इनिशियलाइजेशन लूप से पहले होती है। अच्छा, हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग जब नेस्टेड लूप की बात करते हैं ना, तो वेरिएबल यू ले लेते हैं आउटर लूप के लिए, और वेरिएबल आई ले लेते हैं इनर लूप के लिए। इसका मकसद ये है कि आप वेरिएबल्स में कंफ्यूज ना हो जाए। आपका ये जो काउंटर वेरिएबल्स है ना, ये जो है लूप काउंटर्स है ना, जो कि लूप को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो आप इनमें कंफ्यूज ना हो जाए। आपको पता हो कि जहां जहां यू इस्तेमाल हो रहा है वो आउटर लूप के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जहां जहां आई इस्तेमाल हो रहा है वो इनर लूप के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इस बुक में ये कन्वेंशन है, याद रहे, ये इस बुक के लिए। अगर आप नेट पे देखेंगे ना, तो नेट पे आउटर लूप के लिए आई होता है,
और इनर लूप के लिए जे वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, एक कन्वेंशन है जो कि चली आ रही है, बस उसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, बहरहाल हम ये वाली कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, आउटर लूप के लिए यू और इनर लूप के लिए आई। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाएं। हाँ जी, अब ये यू वेरिएबल जो है ना, ये आउटर लूप का, ये क्या है, पहले 1 से इनिशियल, देखें हमें पता लग गया था ना यहीं से कि आउटर वेरिएबल 1 से शुरू होगा और 3 तक चलेगा, यानी u इज इक्वल टू 1 से शुरू हुआ, while u इज लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगा। हमने ये कंडीशन इधर 3 तक की लगा दी। ठीक है, और हमने u में प्लस कर दे साथ ही, u इज इक्वल टू u+1 या u++ जैसे आप करना चाहें। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होगा, हर आइट्रेशन, अब गौर करें आउटर आइट्रेशन कौन कौन सी है, ये यहां से यहां तक एक आउटर आइट्रेशन है, फिर ये दूसरी आइट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, और फिर ये तीसरी आइट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये 3 आइट्रेशन है। हर आइट्रेशन में क्या हो रहा है, पहले एक नंबर प्रिंट हो रहा है, यानी कौन सी आइट्रेशन चल रही है, 1 2 3 4। गौर करें ये जो नंबर है ये u की वैल्यू है ना, पहली आइट्रेशन में u1 होगा, दूसरी आइट्रेशन में u2 होगा, तीसरी आइट्रेशन में u3 होगा, और फिर 2 दफा आई लव पाकिस्तान प्रिंट हो रहा है। तो आप पहले नंबर प्रिंट कर लें, प्रिंट एफ, ये देखिए ये वाली स्टेटमेंट जो है, प्रिंट एफ %d हैश एन का मतलब है अगली लाइन पे कंट्रोल शिफ्ट हो जाए, और कॉमा यू, यानी यू की वैल्यू %d की जगह पे प्रिंट हो जाएगी। अब पहली दफा फर्स्ट आइट्रेशन में यू की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर इस स्टेटमेंट की वजह से यू की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो गया, दोबारा से कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, दोबारा से ये सारा बॉडी ऑफ लूप चलेगी, तो अब की बारी u में 2 प्रिंट होगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं इनर लूप पे, इनर लूप की बात कर लेते हैं। इनर लूप आपको देख के पता चल रहा है कि इसने 2 दफा आई लव पाकिस्तान प्रिंट करवाना है, यानी लूप कहां से चलेगा, 1 से शुरू होगा, कहां पे खत्म होगा, 2 पे खत्म होगा, लूप ने 1 से 2 तक चलना है, यानी फॉर, हमने फॉर लूप लगा दिया, इधर आप वाइल भी लगा सकते हैं, डू वाइल भी, आपकी मर्जी है आप किस तरह से नेस्टिंग करना चाह रहे हैं। i इज इक्वल टू 1 एंड 1 से शुरू हुआ, एंड i इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 तक चलेगा ये, और उसके बाद हर एक में 1 का इंक्रीमेंट होगा i++, और प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट एफ आई लव पाकिस्तान। अब ये कैसे चलेगा, पहले i इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू, तो ये प्रिंट हो गया एक दफा आई लव पाकिस्तान, फिर इंक्रीमेंट हुआ i++ का, यानी i अब 2 हो गया, फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी, अगली आइट्रेशन में इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक दफा होती है, कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, बहरहाल कंडीशन ट्रू हो गई है, फिर से ये प्रिंट होगा आई लव पाकिस्तान, और इसकी वजह से कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो गया, फिर i++, यानी कि i 2 से 3 हो गया, दोबारा से कंडीशन चेक होगी नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल u पे ट्रांसफर हो जाएगा, कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब u की जो भी वैल्यू थी, अब बहरहाल चले हम दूसरी आइट्रेशन कर लेते हैं, u 2 हो गई है वैल्यू, फिर u की कंडीशन चेक होगी, u इज लेस देन इक्वल 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, तो फिर प्रिंट एफ 2 होगा, ये वाला ये 2 हो जाएगा प्रिंट। उसके बाद अगली दफा जब दोबारा लूप चलेगा, इनर लूप दोबारा से चलने लगा है, तो दोबारा से i की वैल्यू 1 हो जाएगी, पहले 3 थी ना, अब दोबारा से इनिशियलाइज होके, क्योंकि लूप नए सिरे से दोबारा चलने लगा है, तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर उसी तरह से सारा का सारा लूप चलेगा। ठीक है, ये तो हो गई नेस्टेड लूप की सिंपल सी एग्जांपल। अब जरा आगे आ जाए, ये वाली एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में कहता है कि ये स्टैरिक इस तरह के पैटर्न में प्रिंट करवाना है, पहली लाइन में फर्स्ट एक स्टैरिक, दूसरी लाइन में स्टैरिक, फिर स्पेस, फिर एक और स्टैरिक, तीसरी लाइन में स्टैरिक, स्पेस, फिर स्टैरिक, फिर स्पेस, फिर स्टैरिक। अब इधर देख के पता चल रहा है कि ये कौन सा लूप है, ये है नेस्टेड लूप। अच्छा, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, जो कि बहुत ही समझने की बात है, आप इसको जरा गौर से करें। कंट्रोल इन्होंने लिखा है यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप, यानी दोनों जो है आपने फॉर लूप का इस्तेमाल करना है, आउटर लूप भी फॉर हो, इनर लूप भी फॉर हो, अगर आपको मेंशन हो तो ठीक है कर दे, अगर ना मेंशन हो तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी लूप इस्तेमाल करें। अच्छा, बहरहाल नेस्टेड का ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखें आपके पास 2 लूप्स है, आउटर लूप और इनर लूप, उसके जरिए आपने इसको कंट्रोल करना है। याद रहे जो आउटर लूप है ना, वो नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करता है,
ठीक है, इसकी नेचर कुछ ऐसी होती है, ये नंबर ऑफ रोज को आउटर लूप कंट्रोल करता है। आउटर लूप का मतलब हम यू कह रहे हैं, यू वेरिएबल। इनर लूप को कौन करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ये इनर लूप को कंट्रोल करेंगे, यानी आई वेरिएबल। सही है। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ कोड के नेस्टेड वाले पार्ट पे, नेस्टेड लूप में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। हमने बात कर ली कि जो नंबर ऑफ रोज को कौन कंट्रोल कर रहा है, यू वेरिएबल, यानी आउटर लूप का जो कंट्रोल वेरिएबल है, और नंबर ऑफ कॉलम्स को आई वेरिएबल। अब मैं सीधा जो है ना लूप पे आती हूँ और आपको लूप समझाती हूँ कि लूप कैसे लगा है। यू वेरिएबल हमने बात की, हमने पहले रोज से स्टार्ट करना है। टोटल कितनी रोज हैं, काउंट करें, 1 2 3 4 5। 1 से लेके 5 तक रोज है। तो आपने लूप लगाना है 1 से लेके 5 तक। u कहां से चलेगा, 1 से चलेगा और 5 पे आके रुकेगा। ठीक है, यानी कि u इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कराना है, और कंडीशन क्या लगेगी, u इज लेस देन इक्वल टू 5, और इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 1 1 का, यानी u प्लस प्लस। ये फॉर लूप लग गया, फॉर लूप की सारी कंडीशंस आ गई, चीजें आ गई, पूरी हो गई। देखिए u इज इक्वल टू 1, u इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन भी लग गई, और इंक्रीमेंट हो गया u प्लस प्लस का, u हो गया। अब बात आ जाए आई पे, हम कॉलम्स को करने लगे हैं, और कॉलम्स को जब हम करेंगे उसके साथ ही हम प्रिंट करवाते जाएंगे स्टैटिक भी। अच्छा, अब कॉलम्स को देखें, कॉलम कितने हैं हमारे पास। पहली लाइन में हमारे पास कॉलम क्या है, पहली लाइन में 1 2 3 4 5, ये है ना पहली, ये वाला जो, इसमें देख ले, पहली रो में क्या है, एक स्टैटिक प्रिंट हुआ है। ठीक है, दूसरी, जब दूसरी आइट्रेशन चलेगी, दूसरी रो में 2 स्टैटिक प्रिंट हुए हैं, तीसरी में 3 हुए हैं। अब आप गौर करें, पहली में 1 हुआ है, दूसरी में 2 हुए हैं, तीसरी में 3 हुए हैं, चौथी में 4 स्टैटिक प्रिंट हुए हैं, और पांचवी में 5 स्टैटिक प्रिंट हुए हैं। ये तो यू जो है हमारी यू की वैल्यू उसके साथ नहीं चल रहा। देखें, पहली आइट्रेशन में यू की वैल्यू 1 होगी, तो स्टैटिक कितने प्रिंट करना है, एक ही। दूसरी आइट्रेशन में यू की वैल्यू 2 होगी, स्टैटिक कितने, क्योंकि यू प्लस प्लस हो गया ना, यू 1 से 2 हो गया, तो स्टैटिक कितने प्रिंट करने हैं, 2। तीसरी में u की वैल्यू 3 होगी, और स्टैटिक कितने प्रिंट करने हैं, 3। तो आपको नहीं लग रहा कि जो i है वो u की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, जो u की वैल्यू होगी उतने स्टैटिक i में प्रिंट होंगे। तो हम ये कंडीशन लिख सकते हैं ना, i इज लेस देन इक्वल टू u, यानी u की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। i स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट 1 से हो रहा है, और एंड कहां पे हो रहा है, जहां पे u एंड हो रहा है। देखिए, i स्टार्ट हो रहा है 1 से, और u की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 पे ही खत्म हो रहा है। नेक्स्ट आइट्रेशन में i स्टार्ट हो रहा है 1 से, लेकिन u की वैल्यू 2 है, तो 2 पे जाके खत्म हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, 2 पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट पे 1 से शुरू हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट से 1 से शुरू हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है। तो इसकी कुछ ऐसी कंडीशन लगेगी कि i इज इक्वल टू 1, 1 से इनिशियलाइज कर दिया, स्टार्ट हो गया। कंडीशन क्या लगी, i इज लेस देन इक्वल टू u, क्योंकि ये u पे डिपेंड कर रहा है। सही है। नेक्स्ट आ गया i प्लस प्लस, आपने इसमें 1 का इंक्रीमेंट करते जाना है, और हर एक लूप के अंदर क्या करना है, एक स्टैटिक प्रिंट करना है और स्पेस दे देनी है। ये एक स्टैटिक प्रिंट हुआ, स्पेस आ गई, एक स्टैटिक प्रिंट हुआ, स्पेस आ गई, फिर स्टैटिक प्रिंट हुआ, आगे स्पेस आ गई। और जैसे ही आप इनर लूप से निकलेंगे बाहर, तो आपने एक एस्केप सीक्वेंस #n का लगा देना है, ताकि नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल चला जाए, अगली बार नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करना शुरू करे। समझ आई बात की। अब आपने क्या गौर किया कि जो u है वो किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को, कि कितनी रोज है, वहां टोटल नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ 5 है। और सॉरी कॉलम्स जो है ना ये, हाँ। फिर जो आपका i है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, इन रोज के अंदर कितने, हर कॉलम में जितने स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं उनको i कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे i की वैल्यू, यहाँ पे आके i रुक जाएगा, फिर अगली आइट्रेशन में ये वाला i 1 2 2 दफा प्रिंट होगा, और नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल चला जाएगा, फिर u की वैल्यू बदल जाएगी, और u की वैल्यू में i 3 दफा प्रिंट करेगा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल चला जाएगा, क्योंकि u की वैल्यू 3 है। इस तरह से ये प्रोग्राम रन होगा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं, आपको थोड़ा मजीद क्लियर हो जाएगा कि अगर पैटर्न चेंज हो जाए फिर क्या करना है। अब जैसे ये पैटर्न आ गया आपके पास, ऐसे पैटर्न की सूरत में क्या करना है, अब गौर करें, इसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं, कितने हैं टोटल, 1 2 3। u की वैल्यू कहां से शुरू होगी, कहां तक जाएगी, 1 से शुरू होगी और 3 तक जाएगी। अब i की वैल्यू देख लें,
आई में अब देखें, अब इसमें कोई ऐसी डायगोनल सी शेप नहीं बन रही, कोई किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। आई की भी अपनी इसी तरह से शुरू होगी, 1, ये स्पेस है, ठीक है, 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी आई की वैल्यू भी 1 से शुरू होगी और 3 तक जाएगी। ये लूप देख लें अब, u की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, u इज लेस देन इक्वल टू 3 और u प्लस प्लस। इसी तरह i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, इनर लूप भी साथ ही लग गया, i इज लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, दोनों लूप्स लग गए, ठीक है, एक के अंदर एक लूप लगा है। ये चीजों का ख्याल कौन करे, ये ब्रैकेट्स करेंगी, ब्रैकेट को बहुत ध्यान से आपने लगाना है, इसकी ब्रैकेट ओपनिंग ये है और इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट ये है, ये गौर करें ब्रैकेट्स का कितने ध्यान से इन्होंने अलाइनमेंट ऐसी की हुई है कि पता चलता रहे। पेपर में आप लोगों ने इसी तरह अलाइनमेंट के साथ पेपर करके आना है, ये ना हो कि इसी फॉर के नीचे अगला फॉर भी शुरू कर दे और बंदा ब्रैकेट ही ढूंढता रह जाए कि किसकी ब्रैकेट हो गई या किसकी रह गई है, ठीक है, इन चीजों को गौर किया करें। अच्छा, अब आप गौर करें, हमने प्रिंट करना है इसमें स्टैरिक, अब स्टैरिक सिंपली प्रिंट नहीं हो जाएगा। अब आप देखें अगर, तो हम चेक करेंगे वैल्यू, अगर तो ये देखें ये ऑड नंबर है, अगर तो u ऑड नंबर हो तो कैसे प्रिंट करना है, पहले स्टैरिक, फिर नेक्स्ट पे स्पेस, फिर स्टैरिक। यहाँ पे भी ये ऑड नंबर, यहाँ पे देखें ना u की वैल्यू 1 है, u की वैल्यू 2 है, u की वैल्यू 3 है, तो क्या कर रहे हैं कि पहले हमने जो है 1 ऑड नंबर में इस तरह से प्रिंट होगा। एक मिनट, मैं एक दफा से फिर आपको बताती हूँ। देखें यहां पे u की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। अब i की वैल्यू देख लें, i की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर u की वैल्यू ऑड हो तो और पैटर्न है प्रिंट करने का, स्टैरिक प्रिंट करने का। अगर u की वैल्यू इवन हो तो और पैटर्न है। चलिए पहले तो हम ये काम कर लेते हैं, ऑड और इवन वाला अलग-अलग बना लेते हैं। हमने किया था ना ये इफ स्टेटमेंट में, इफ u mod 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये किस चीज के लिए बात हो रही है, इवन के लिए। अगर u की वैल्यू इवन है तो उसको प्रिंट, उसमें स्टैरिक प्रिंट करने का जो तरीका है वो यहाँ पे आएगा। एल्स, एल्स का मतलब है कि अगर ऑड हो, तो जो एल्स वाला पार्ट है ये ऑड के लिए, अगर u की वैल्यू ऑड हो तो उसका तरीका। अब इवन वाला पहले देख लेते हैं। अब गौर करें इवन में क्या हो रहा है, इवन में क्या हो रहा है, इवन क्या है, ये वाला है, पहले स्पेस आ रही है, फिर स्टैरिक आ रहा है, फिर स्पेस आ रही है। स्पेस कहाँ आ रही है, जहां आई, ये आई की वैल्यू है, ऊपर वाली ये जो पिंक कलर में आई की वैल्यू है, ब्लू कलर में u की वैल्यू है। अगर आई की वैल्यू ऑड हो तो स्पेस आनी है, अगर i की वैल्यू इवन हो तो स्टैरिक आना है, ठीक है। ये देखें अब, इफ u%2 i%2 इज इक्वल टू 0, यानी i की वैल्यू इवन हो तो स्टैरिक आना है, ठीक है। ये सारा इवन ऑड वाला चक्कर है। तो प्रिंट एफ स्टैरिक, एल्स अदरवाइज प्रिंट एफ क्या कर दो, एक खाली स्पेस दे दी बीच में। अगर u ऑड हो, u ऑड का क्या मतलब है कि ये जो आपके पास ये 1 और 3 वाला, इसमें क्या है, क्या u ऑड हो, इस केस में क्या होगा इनर लूप में, अगर i की वैल्यू इवन ऑड है तो स्टैरिक आना है, अगर i की वैल्यू इवन है तो स्पेस आनी है। तो इसी तरह i%2 इज इक्वल टू 0, अगर i की वैल्यू इवन है तो स्पेस आ जाएगी, अगर i की वैल्यू ऑड है, एल्स, ये एल्स में आ गया तो एल्स में स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा इस बात की आपको समझ आई है, आपने बस रोज एंड कॉलम्स को लेके चलना है, सही है। ये आपका प्रोग्राम इस तरह से ये वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम देखें। अब इधर भी दोबारा से गौर करें, यहाँ पे आपके पास कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। अब देखिए कोई डायगोनल नहीं है, यानी कोई भी आपके पास डायगोनल का मतलब है कोई तिरछी लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपका कोई भी जो है रो या कॉलम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। आपकी रोज कितनी है, 1 2 3 4, यानी आउटर लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेके 4 तक, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इनर लूप देखें कितनी है, आपके पास यानी कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी आई की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 से लेके 5 तक। ये हो गया आपका, ठीक है। अब गौर करें जरा, u की वैल्यू
1 से लेके 4 तक है जी, फॉर लूप लगा u इज इक्वल टू 1, u इज लेस देन इक्वल टू 4 और u में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। अब आ जाए अगले पे, i की वैल्यू इनर लूप आ गया, 1 से लेके 5 तक है जी, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ये तो हमने अब स्ट्रक्चर बना लिया पूरा इसका कि किस तरह से होगा। अब प्रिंट क्या करवाना है ये देखना है। अब गौर करें ये प्रिंट क्या कर रहा है। पहले स्टेप में क्या करेगा, ये 1 है, इधर u की वैल्यू भी 1 है और i की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे u की वैल्यू 2 है लेकिन i की वैल्यू 1 है। मैं इधर लिखना दूं, लिख देती हूँ। u की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। और i की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। अब आप कोई भी देख लें आपको पैटर्न समझ आ जाएगी कि ये कैसे बन रहा है। अब आप ये देखें अगर ये 4 कैसे आया, u और i की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, u की वैल्यू 2 थी, i की वैल्यू 2 है, 2 2 4, ठीक है। ये 6 कैसे आया है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके, u और i की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 9 कैसे आया है, 3 और 3 यानी u और i की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। तो ये पता चल गया ना कि u और i की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये नंबर्स आ रहे हैं, ये वैल्यूज आ रही हैं। तो प्रिंट एफ क्या करेंगे हम, %d हैश t और i और u की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, i मल्टीप्लाई u का जो रिजल्ट है वो d की जगह पे प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही इनर लूप से बाहर निकले तो एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करवा दें तो क्या होगा, लूप नेक्स्ट लाइन, ये कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा ताकि अब नेक्स्ट आइटरेशन नेक्स्ट लाइन से शुरू हो, ठीक है। ये लाजमी करवा दीजिएगा। इस बात की समझ आ गई आप लोगों को। अब नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट प्रोग्राम जो कि नेस्टेड का लास्ट प्रोग्राम है, अगर इसको देखा जाए, ये कह रहा है कि आपने प्रोग्राम डिस्प्ले करवाना है जो कि 1 से लेके 5 नंबर तक का फैक्टोरियल प्रिंट कराए, 1 से लेके 5 तक का फैक्टोरियल प्रिंट कराए। अच्छा हमने फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम किया था ना, हम पीछे करके आए हैं। आपने सेम प्रोग्राम लिखना है और उसके बाहर की साइड पे एक लूप लगा देना है। ये आपका फैक्टोरियल का सारा सेम प्रोग्राम है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो भी था प्रोग्राम आपने वो लिखा, उसके बाहर एक लूप लगा दिया बाहर की साइड पे, आउटर लूप, जो कि कहां से कहां तक चलाना है, 1 से लेके 5 तक चलाना है। पहले आप फैक्टोरियल जो कैलकुलेट कर रहे थे वो वैल्यू यूजर से लेते थे, एन वैल्यू। अब आपने वो यूजर से नहीं लेनी बल्कि आपने उसका लूप लगा देना है 1 से लेके 5 तक। तो क्या होगा, पहले 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा और जो फैक्टोरियल के अपने जो अपना उसका कोड था उसके अंदर ऑलरेडी एक लूप था तो वो नेस्टेड लूप बन गया, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट टर्न में, नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, 2 की वैल्यू होगी, नेक्स्ट आइट्रेशन में 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। अब ये देखें, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 लूप 1 से चलेगा 5 तक जाएगा और n में 1 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। उसके बाद ये जो नीचे वाला सारा का सारा कोड है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा कोड फैक्टोरियल का वही वाला कोड है जो कि आप पहले करके आ चुके हुए हैं, सही है। फैक्ट इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1, ये सी अंदर वाले जो इनर लूप है ना उसका कंट्रोल वेरिएबल है, इस वाइल का कंट्रोल वेरिएबल है जो c इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जाएगा, n तक। फैक्टोरियल का मतलब याद है क्या था, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। कोई भी नंबर का फैक्टोरियल आपने लेना है उसको बैकवर्ड मल्टीप्लाई करते जाना है, कहां तक, 1 तक, जब तक के 1 नहीं आ जाता। या आपने कहां से कहां तक चलना है, 1 से लेके 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, कहां तक चलना है, अप टू सो ऑन टू n नंबर तक जिसका आपने फैक्टोरियल लेना है। n फैक्टोरियल का मतलब ये है। अब आपने इसी तरह चलाया ना, लूप कहां से चलाया, ये दोनों का एक ही मतलब है, एक ही बात है। आप चाहे 4 फैक्टोरियल लेना, आप 4 से 1 तक जाएं, चाहे 1 से 4 तक आए या उस नंबर तक आए जिसका फैक्टोरियल लेना है। अब आपने लूप कहां से चलाया, 1 से चलाया, एंड कहां पे किया, n पे किया। तो आपने लूप कहां से चलाया, c इज इक्वल टू 1, एंड कहां पे किया, c इज लेस देन इक्वल टू n पे। और अंदर हर दफा आपने क्या किया, c इज इक्वल टू c प्लस 1, c में 1 का इंक्रीमेंट करते चले गए हर स्टेप में, ठीक है। और आपने फैक्टोरियल के अंदर चूंकि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, फैक्ट के नाम से एक वेरिएबल लिया और हर स्टेप में फैक्ट के साथ सी को मल्टीप्लाई करते रहे और आंसर कहां वापस रखवा दिया, फैक्ट के अंदर, ठीक है। हर स्टेप में ये करते रहे। इसके साथ एंड में जैसे ही आप इनर लूप से बाहर निकलेंगे एक दफा आपने फैक्टोरियल को प्रिंट करवा देना है,
जिसमें ये आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 1 इज इक्वल टू आगे फैक्टोरियल ऑफ n, ये n की वैल्यू है, इज इक्वल टू फैक्ट, ये फैक्ट की वैल्यू है। ठीक है, इसके साथ ही आपका नेस्टेड लूप के ये प्रोग्राम्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप। सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप ये भी एक लूप है, ये एक जनरल फॉर्म है लूप की। मतलब ये कोई ऐसा लूप स्ट्रक्चर नहीं है जैसे आपने वाइल पढ़ा या डू वाइल पढ़ा या फॉर पढ़ा, ये वैसा नहीं है। ये है एक जनरल फॉर्म है जो कि इसके अंदर कोई भी लूप यूज हो सकता है। इसके अंदर वाइल भी हो सकता है, डू वाइल भी, फॉर भी, लेकिन इसकी अप्रोच ऐसी है, फॉर को तो नहीं वैसे किया जाता ज्यादातर यूज, वाइल लूप को ही किया जाता है, लेकिन इसकी अप्रोच ऐसी है इसलिए इसको सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक चीज आती है, सबसे पहले देखते हैं सेंटिनल वैल्यू। सेंटिनल का मतलब होता है लुकआउट या गार्ड या वॉच। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा लूप होता है जिसके अंदर एक वैल्यू होती है, सेंटिनल वैल्यू। अगर आपका कंट्रोल वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है, वो अगर सेंटिनल वैल्यू से उसकी वैल्यू मैच कर जाती है, या एक कोई स्पेशल यूनिक वैल्यू होती है, उससे अगर वैल्यू मैच कर जाती है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है, लूप से बाहर आ जाते हैं। सम लूप्स रिक्वायर अ स्पेशल यूनिक वैल्यू फ्रॉम यूजर टू टर्मिनेट लूप, और वो स्पेशल वैल्यू सेंटिनल वैल्यू कहलाती है। अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, आप वाइल लिखते थे, वाइल के अंदर कंडीशन क्या होती थी, आपने पहले में आप देखते थे, इनिशियलाइज कराते थे जहां से लूप स्टार्ट हो, आई इज इक्वल टू 1 या जो भी है वट एवर। फिर आप लूप के अंदर क्या देते थे कि आप वाइल के अंदर जो भी कंडीशन देते थे, आई फॉर एग्जांपल था, तो आई कहां से स्टार्ट होता है, आई इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट होता था, लूप ने 5 टाइम चलना है, तो अब आई इज लेस देन इक्वल टू 5, कुछ ऐसी कंडीशन देते थे। अब आपने ऐसी कंडीशन नहीं देनी, बल्कि आपने देना है कि जो सेंटिनल वैल्यू है अगर उसके साथ मैच कर जाता है आपका लूप, तो उसने प्रोग्राम ने टर्मिनेट होना है। कुछ इस किस्म की देंगे, वो आगे देखते हैं कैसे देंगे। अच्छा, वो जो कंट्रोल जो सेंटिनल वैल्यू है, जो आपकी ये वाली जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू को सेंटिनल वैल्यू बोल रहे हैं, जहां पे आके लूप ने टर्मिनेट होना है, वो वाली वैल्यू। इसको बॉडी ऑफ लूप में, इन बॉडी ऑफ लूप अ वैल्यू इज एंटर्ड इनटू कंट्रोल वेरिएबल, वैल्यू बॉडी ऑफ लूप में एंटर की जाएगी, और जब भी बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा तो सेंटिनल वैल्यू चेक होगी कि विद द कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल आपका कौन सा है, यहाँ पे आई है, सही है। सेंटिनल वैल्यू कुछ यहाँ पे होगी, अभी ये हमने जो ऑपरेशन, ये जो ऑपरेटर लगाया है ना, ये चेंज होगा, ये वाला ऑपरेटर नहीं होगा। ठीक है, व्हेन वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल बिकम्स इक्वल टू सेंटिनल वैल्यू, तो जैसे ही कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू सेंटिनल वैल्यू के साथ मैच करेगी, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप क्या होता है। सेंटिनल कंट्रोल लूप एक ऐसा लूप है जो कि डिपेंड करता है सेंटिनल वैल्यू पे। इट इज अ कंडीशनल लूप, इसके अंदर कंडीशन होती है, सेंटिनल वैल्यू को लेकर कंडीशन दी जाती है। इट इज यूज व्हेन प्रोग्रामर डज नॉट नो इन एडवांस, जब प्रोग्रामर को शुरू में जो है पहले से नहीं पता होता कि कितनी नंबर ऑफ रेपिटेशन आएंगी लूप में। पहले तो हमें फॉर लूप में पता होता है ना कि 1 से लेके 5 तक लूप को ने एग्जीक्यूट होना है, आप आसानी से कंडीशन लगा सकते हैं। वाइल में भी कई दफा आपको पता होता है। ठीक है, जब ऐसी चीज जिसके अंदर आपको एडवांस में पहले से ना पता हो कि कितनी नंबर ऑफ रेपिटेशन होने वाली है, तो आप सेंटिनल कंट्रोल लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिनके अंदर आपको नहीं पता होता कि कितनी रेपिटेशन होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकान पे जाते हैं कोई चीज परचेज करने, कुछ भी खरीदने, आपको पहले से नहीं पता होता, या देखिए एक दुकान है, आपने अक्सर देखा होगा किसी भी स्टोर पे जाएं तो वो एक सिस्टम लगा होता है वहां पे। अब आप खुद बन के ना सोचिए, आप सोचिए आप कंप्यूटर है, डिपार्टमेंटल स्टोर का एक वो जो काउंटर पे कंप्यूटर पड़ा होता है, आप सोचिए आप वो है। तो कंप्यूटर को नहीं पता होता कि इन एडवांस के कितने आइटम्स कोई कस्टमर परचेज करेगा, कितने आइटम्स का मैंने बिल बनाना है। फिक्स तो नहीं ना किया होता कि आपने किसी दुकान पे जाके सिर्फ 10 आइटम्स का ही कंप्यूटर बिल बना सकता है, 10 से ज्यादा का नहीं बना सकता। ऐसा तो नहीं ना होता कि 10 आइटम्स का पहले एक बिल जनरेट हो रहा है, फिर दूसरे 10 आइटम्स का अगली दफा जनरेट हो रहा है। एक ही बिल होता है जिसके अंदर मल्टीपल रेपिटेशन यानी मल्टीपल आइटम्स परचेज किए जा सकते हैं। तो इसी तरह जब आप इसमें कौन सा यूज हो रहा होता है, फिर उसके अंदर सेंटिनल कंट्रोल लूप यूज हो रहा होता है कि जैसे ही सारे आइटम्स एंटर हो गए तो फिर सेंटिनल वैल्यू एंटर की जाती है, या तो यूजर क्या करते हैं, एस्केप का बटन प्रेस करते हैं, या कौन सा वो बड़ी तेजी में लगे होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर पे ना, जो काउंटर पे बैठे होते हैं, बहरहाल वो कोई एक ऐसा बटन प्रेस करते हैं जिससे ये इंडिकेट करता है प्रोग्राम को कि सारी आइटम्स परचेज हो चुकी हैं, अब लूप से बाहर निकल आओ,
वो जो लूप लगा होता है ना जिसके अंदर सारी आइटम्स का सम हो रहा होता है, टोटल बिल बन रहा होता है, सही है। और जो इन्वेंट्री में आइटम्स होती हैं वो साथ साथ माइनस होती जा रही होती हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म होते हैं ना हर आइटम के ऐड होने पे। तो उसको उस लूप से निकालना किसने है, वो लूप एक कोई सेंटिनल कोई यूनिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल या तो कहते हैं कि उन्होंने प्रोग्राम ऐसा बना हुआ है कि अगर आप एस्केप की को प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, लूप से टर्मिनेट हो जाएगा और बिल जनरेट हो जाएगा। या फिर ऐसा कोई कि -1 एंटर करें तो ये एक ऑप्शन हो सकती है कि एक यूनिक वैल्यू जैसे -1 एंटर करें तो प्रोसेसिंग एंड हो जाएगी, लूप एंड हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और बिल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह के केसेस में सुपर स्टोर्स में सेंटिनल कंट्रोल लूप यूज होता है। अच्छा, इट इज अ रेपिटेशन ऑफ लूप इज कंट्रोल्ड, रेपिटेशन ऑफ लूप इज कंट्रोल्ड थ्रू कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल से इस लूप की रेपिटेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, लूप इज एग्जीक्यूटेड बाय द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल इज नॉट -1। अच्छा, लूप इज एग्जीक्यूटेड बाय द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल इज नॉट -1, कि जब भी -1 वैल्यू नहीं होगी तो लूप एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही वैल्यू -1 हो जाएगी यानी सेंटिनल वैल्यू के इक्वल आ जाएगी कंट्रोल वेरिएबल, तो फिर की वैल्यू तो क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा उस केस में। अच्छा, आगे देख लेते हैं जरा आगे। इसकी जनरल फॉर्म क्या है सेंटिनल कंट्रोल लूप की, जैसे मैंने आपको बताया इसका कोई स्पेसिफिक सिंटेक्स नहीं होता। इसकी जनरल फॉर्म क्या है कि गेट्स अ डाटा वैल्यू, डाटा वैल्यू लेता है, उस डाटा वैल्यू को सेंटिनल वैल्यू के साथ कंपेयर करता है। डाटा वैल्यू क्या बात हो रही है, ये हो रही है कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू। हम कंट्रोल वेरिएबल आई ले रहे हैं, एन ले रहे हैं, यू ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं वो उसकी वैल्यू की बात हो रही है। वो पहले वैल्यू लेते हैं, उस वेरिएबल उस वैल्यू को सेंटिनल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर सेंटिनल वैल्यू के इक्वल नहीं है तो डाटा वैल्यू प्रोसेस होती है, यानी कि लूप चलता है, बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है एंड प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू एंटर नेक्स्ट डाटा वैल्यू। जब बॉडी ऑफ लूप सारा एग्जीक्यूट होगा, एट द एंड नई नेक्स्ट डाटा वैल्यू को एंटर किया जाएगा। अगर वो डाटा वैल्यू जो नेक्स्ट एंटर डाटा वैल्यू है वो सेंटिनल वैल्यू के इक्वल होती है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज वो डाटा वैल्यू भी प्रोसेस होगी। फॉर एग्जांपल ये आपका व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप में क्या हो रहा है, आपके इस व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन है जिसके अंदर कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है मैं सी लिख देती हूँ, सेंटिनल वैल्यू के साथ कोई भी एस होगा यानी कोई सेंटिनल वैल्यू होगी उसके साथ कंपेयर होगा। अगर वो कंपेयर हो जाता है, लूप कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसको सेंटिनल कंट्रोल लूप होगा वो, सही है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितनी इसके अंदर हैं व्हाइल के अंदर वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। एट द एंड कंट्रोल वेरिएबल में फिर से वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, फिर दोबारा कंट्रोल वेरिएबल की सेंटिनल वैल्यू के साथ कंपैरिजन होगा। अगर तो ये ट्रू हो जाता है तो ये सारी स्टेटमेंट्स फिर से एग्जीक्यूट होंगी, जैसे ही ये फॉल्स होगा तो इस लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है सेंटिनल कंट्रोल लूप की। फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज के आपका जो क्लर्क स्टाफ है कॉलेज का, उसने कोई ऐसा प्रोग्राम बना हुआ है जिसके जरिए कॉलेज के एम्प्लॉयज या स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करना है। अब इन एडवांस तो नहीं पता होगा कितने स्टूडेंट्स आएंगे, आपको तो नहीं पता ना कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करना पड़ सकता है, हो सकता है किसी जो है आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हो, 200 हो, 300 हो, इन एडवांस नहीं पता, आप किसी भी प्रोग्राम को स्पेसिफिक नहीं कर सकते। अच्छा, तो उसने ऐसा सेंटिनल कंट्रोल लूप इस्तेमाल किया जा सकता है कि जैसे ही एन एंटर हो यानी नो, तो आपने वो एन फॉर नो इधर यही समझा जा रहा है, तो तब जैसे ही एन एंटर हो तो लूप से बाहर आ जाए। जब एन एंटर ना हो तो फिर लूप के अंदर ही एग्जीक्यूट होता रहे, ठीक है, यानी हर दफा रिकॉर्ड एंटर किया जाए। अच्छा, नेक्स्ट आता है अ लूप दैट एक्सेप्ट्स मेन्यू चॉइसेस। जहां पे मेन्यू चॉइसेस हो वहां पे इस लूप को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि until e is enter, जब तक e एंटर नहीं होता तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहे, सही है। अच्छा, नेक्स्ट है अ लूप दैट रीड्स डाटा फ्रॉम डाटा फाइल। डाटा फाइल से अगर कोई लूप डाटा रीड कर रहा है तो तब तक रीड करे जब तक EOF कैरेक्टर नहीं आ जाता, यानी एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक लूप में डाटा को रीड करता रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये दो प्रोग्राम्स हैं, ये एग्जांपल प्रोग्राम्स हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप के। पहला प्रोग्राम देख लें, अगर पहला प्रोग्राम है कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, एनी नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, कोई इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी कि 10 पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज या कितनी, जितनी
ही एनी नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज यूजर से लेता रहे और फिर उनमें से फाइंड आउट कौन सी करे, मैक्सिमम एंटर्ड वैल्यू फाइंड आउट करे। और लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन यूजर एंटर्स -1। ये -1 आपको मिल गया ना कि जैसे ही -1 यूजर एंटर करे लूप टर्मिनेट हो जाए, लूप की कंडीशन आ गई। ये -1 सेंटिनल वैल्यू है, ठीक है। अ प्रोग्राम यूजेस द व्हाइल लूप, ये भी बता दिया कि व्हाइल लूप का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब ये आपने सारा इसी तरह हेडर फाइल लगाई, मेन फंक्शन लगाया, मेन फंक्शन के अंदर CLR, SCR और गेट CH ये फंक्शन लगा के अब हम स्टार्ट करने लगे। जो वेरिएबल होंगे वो भी आपने साथ साथ इनिशियलाइज डिक्लेयर करवा देने, ठीक है। अब लूप लगा है व्हाइल लूप। व्हाइल क्या कहता है, हमने कंडीशन क्या लगाई है कि सेंटिनल वैल्यू के साथ हमने कंपेयर करना है कंट्रोल वेरिएबल को। कोई कंट्रोल वेरिएबल ले लें। कंट्रोल वेरिएबल हमने क्या लिया, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, n ले लिया जिसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। n कंट्रोल वेरिएबल है, तो फिर आपने व्हाइल के अंदर कंडीशन क्या लगाई, n नॉट इक्वल टू -1 के लूप तब तक चले जब तक के n -1 नहीं हो जाता। अब यहाँ पे जो -1 है ना, ये है सेंटिनल वैल्यू, जो n है ये है कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। और नॉट इक्वल ये कंडीशन है कि जब तक कंट्रोल वेरिएबल सेंटिनल वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाता, जब तब तक ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी लूप के अंदर वाली। तो कंडीशन क्या लगी, n इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाए। अब आ जाता है printf एंटर एन इंटीजर वैल्यू। कोई भी इंटीजर वैल्यू एंटर करे और आपने वो किस में एंटर करवा ली, n वेरिएबल में एंटर करवा ली इंटीजर वैल्यू, n वेरिएबल में आ गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ से पता चल रहा है ये एम्परसेंड साइन n है और %d चूंकि इंटीजर जो है इंटीजर डाटा टाइप थी, तो इसलिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, ये देखिए आपने इधर लिखा था मैक्सिमम एंटर्ड वैल्यू, जो भी वैल्यू एंटर कर रहे हैं उनमें जो मैक्सिमम होगी वो एट द एंड प्रिंट भी करवानी है। इसीलिए हमने ये वाली स्टेटमेंट लिखी, इफ मैक्सिमम इज लेस देन n, एक मैक्सिमम वेरिएबल है उसके अंदर पहले 0 एंटर करा दिया, जो भी नंबर वैल्यू आती जाएगी अगर तो वो मैक्सिमम वेरिएबल से कम होगी तो फिर मैक्सिमम में n की वैल्यू रखवा दो, मैक्सिमम इज इक्वल टू n। ये नेक्स्ट लाइन में आप डाल दें या आगे डाल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तब जब एट द एंड प्रोग्राम सारा ये लूप से बाहर निकल आएंगे, सारा प्रोग्राम ये लूप एंड हो जाएगा, तो आपके पास मैक्सिमम वेरिएबल में मैक्सिमम वैल्यू पड़ी होगी। प्रिंट एफ कर देना है नेक्स्ट में मैक्सिमम एंटर्ड वैल्यू इज %d और मैक्सिमम की जगह पे %d पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या हुआ, ये प्रोग्राम देखें, पहले 5 एंटर किया, अब ये कंट्रोल वेरिएबल हर दफा चेंज हो रहा है। ये जो यूजर एंटर कर रहा है ना, यूजर एंटर कर रहा है, यूजर इनपुट कर रहा है, ये कंट्रोल वेरिएबल चेंज हो रहा है। अच्छा, पहले 5 आया, फिर नेक्स्ट टर्न में उसने 15 एंटर किया। अब पहले 5 आया, 0 इज लेस देन 5, यस, तो 5 मैक्सिमम में भी अब 5 ही आ गया। एक वेरिएबल ले लेते हैं मैक्सिमम के नाम से, मैक्सिमम में अब 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्न में क्या आया, 15। नेक्स्ट अब 5 जो है वो चूंकि सेंटिनल वैल्यू के इक्वल नहीं था इसलिए लूप चला और बॉडी ऑफ लूप में नेक्स्ट वैल्यू n की क्या आई, 15। अब ये कंडीशन चेक होगी, 15 इज लेस देन n, मैक्सिमम इज लेस देन n, मैक्सिमम में क्या है, 5 है, 5 इज लेस देन 15, यस, तो मैक्सिमम में 15 आ जाएगा, 5 नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में 51 आ गया, तो अब क्या चेक करेंगे कि आया 51, अब यहाँ पे अब ये वाली कंडीशन चेक होगी, मैक्सिमम में 15 है, 15 इज लेस देन 51, यस, तो मैक्सिमम में अब क्या आया, 51 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लूप चला, अभी -1 नहीं आया इसलिए लूप चलता ही रहेगा। 19, यूजर ने 19 एंटर किया। अच्छा, अब देखें मैक्सिमम में है 51, 51 इज लेस देन 19, नो, तो इसलिए मैक्सिमम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मैक्सिमम की वैल्यू वही की वही 51 ही रहेगी। नेक्स्ट यूजर ने एंटर किया -1, ठीक है, ये अब चेक करेगा, ये देखिए -1 आ गया ना इस स्टेप पे, अब ये चेक करेगा कि मैक्सिमम की वैल्यू है 51, 51 इज लेस देन -1, नो, तो ये वाली चीज नहीं एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम वापस अगली आइटरेशन के लिए जब जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है, n जो है अब -1 के इक्वल हो गया है, तो ये फॉल्स होगा और नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट आ गया, आपका कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, और इसके साथ ही मैक्सिमम एंटर्ड वैल्यू प्रिंट होके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम एक देख लेते हैं,
नेक्स्ट प्रोग्राम कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। लूप शुड बी टर्मिनेटेड व्हेन यूजर एंटर नेगेटिव मार्क्स, कि जैसे ही नेगेटिव मार्क्स एंटर करो तो लूप टर्मिनेट हो जाए। और उसने ये भी बता दिया कि डू व्हाइल लूप आपने लगाना है। इसका मतलब है कि नेगेटिव मार्क्स जो है ना, कोई भी किसी भी नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव का क्या मतलब है कि मार्क्स इज लेस देन 0, यही है ना नेगेटिव मार्क्स का मतलब। तो जैसे ही नेगेटिव मार्क्स एंटर हो तो क्या हो, यूजर जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाए, यानी इसकी सेंटिनल वैल्यू नेगेटिव मार्क्स है, नेगेटिव वैल्यू है। अच्छा, अब आपने इसका साथ साथ सम भी करते जाना है, एवरेज मार्क्स लेने हैं ना, तो एवरेज कैसे होगा, सम करते जाना है। ठीक है, अब ये आपने यहाँ पे एवरेज के नाम से एक फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल लिया, सम का लिया और स्टूडेंट्स का लिया और मार्क्स का लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स। आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ मार्क्स, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो आपने क्या किया, सम वेरिएबल में ये सम लेते रहे और स्टूडेंट्स वेरिएबल में आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करते जाने हैं कि कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं, ताकि आप एवरेज जो है वो कैलकुलेट कर सके। इसलिए आपको ये दो चीजों की जरूरत पड़ी है, सम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने की। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रोग्राम। डू लूप लगा, डू वाइल, चूंकि उन्होंने कहा है कि डू वाइल लगाना है, और कंडीशन क्या लगा दी, जब तक कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यानी ट्रू होगा, तो ये कंडीशन सारी चलेंगी। जैसे ही मार्क्स लेस देन 0 हो जाते हैं, यानी मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं, तो लूप बाहर निकल आएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सेंटिनल वैल्यू अब देखें और तरह से लगी है, पहले सेंटिनल वैल्यू कैसे लग रही थी, नॉट इक्वल टू का साइन था, अब कैसे है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। पहले आपने सेंटिनल कंट्रोल लूप में वाइल लूप लगाया, अब सेंटिनल कंट्रोल लूप में डू वाइल लग रहा है। ठीक है, अच्छा, पहली अब स्टेटमेंट आ गई, आपने नेगेटिव मार्क्स एंटर करने हैं, मार्क्स यूजर से करवाने हैं मार्क्स वेरिएबल में। तो आपने क्या लिखा, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और एनी नेगेटिव वैल्यू टू एग्जिट। अक्सर देखो क्या होता है, escape, प्रेस एस्केप की टू एग्जिट या प्रेस एन टू एग्जिट, तो वो सेंटिनल वैल्यू मांग रहे होते हैं। तो इसमें सेंटिनल वैल्यू किस तरह से मांगी है कि एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और एनी नेगेटिव वैल्यू टू एग्जिट। ये आपने दो स्टेटमेंट्स के अंदर इनपुट ले ली मार्क्स में। फिर चेक करना है, अगर तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 0 है तो स्टूडेंट में 1 प्लस कर देना है, आप स्टूडेंट भी साथ साथ काउंट कर रहे हैं, और सम कर लेना है, सम प्लस मार्क्स, और उसके बाद उसका आंसर जो होगा वापस सम में रखवा देना है। ठीक है, ये अब सम चल रहा है, साथ साथ सम चल रहा है, साथ साथ काउंटिंग हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट हो रहे हैं। अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन 0 है, अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ये स्टेप परफॉर्म नहीं होगा। जैसे ही मार्क्स ग्रेटर देन लेस देन 0 हो जाते हैं, यानी नेगेटिव हो जाते हैं, लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा, और फिर अगला काम क्या चेक होगा, इफ स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 0। ये भी तो हो सकता है ना कोई स्टूडेंट के मार्क्स एंटर ही ना हो, तो अगर स्टूडेंट ग्रेटर देन 0 है तो एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज कैसे करेंगे आप, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सम कैसे है, सम वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट वेरिएबल में काउंट हुए हैं। ठीक है, अब आपने चूंकि इसको एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज क्या है, फ्लोट डाटा टाइप है, तो इसलिए इसमें आपने फ्लोट का लफ्ज यूज कर लिया ताकि कास्टिंग हो सके। आपने कास्टिंग पढ़ी थी ना, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कास्टिंग, चैप्टर नंबर 9 में, ये वो चीज है। इसके बाद आपने एवरेज प्रिंट करा देना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास प्रिंट करवा देना है। ये आपने लूप से बाहर निकलने के बाद ये दो चीजें प्रिंट करानी है। अगर स्टूडेंट्स इज नॉट ग्रेटर देन 0, यानी किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स, किसी स्टूडेंट के मार्क्स एंटर नहीं किए, पहले ही टर्म में आपने माइनस की, यानी नेगेटिव वैल्यू दे दी है कोई भी, तो फिर क्या होगा, फिर आपने लिखना है यू हैव नॉट एंटर्ड मार्क्स ऑफ एनी स्टूडेंट। ठीक है, एल्स पार्ट में ये प्रिंट होगा। ठीक है, इसके साथ आपका सेंटिनल कंट्रोल लूप खत्म होता है, ये प्रोग्राम भी खत्म होता है। नेक्स्ट आ जाता है गो टू स्टेटमेंट। अब ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं, अब कोई प्रॉपर अब ये जी, अब ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं, ये हैं, हाँ ये हैं 3 स्टेटमेंट्स हैं जो कि आज हम करेंगे, गो टू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट। इसके साथ आपका ये लूप वाला चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देख लें पहले गो टू स्टेटमेंट क्या होती है। गो टू स्टेटमेंट है ऐसी, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होती, इसको मोस्टली हम यूज नहीं करते, इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए है ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकें कि ये गो टू स्टेटमेंट जो है ना, कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए होती है।
जब आप लूप करते हैं या आप जब इफ एल्स जो आप कर रहे थे, डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स कर रहे थे, डिसीजन स्ट्रक्चर्स कर रहे थे, उसके अंदर भी कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा था ना। एक कुछ स्टेटमेंट स्किप करने के बाद अगली स्टेटमेंट पे कंट्रोल ट्रांसफर होता था। तो जैसे लूप है कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बॉडी ऑफ लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो कंट्रोल किस तरह ट्रांसफर होता है? वो ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, बस आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं गो टू, और आगे जो है ना इसका लेबल आता है, वो आपको बताते हैं। उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, बगैर कंडीशन के बस कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है जिस भी लेवल पे आपने ट्रांसफर करना हो। ट्रांसफर्स द एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू अ स्पेसिफाइड लेवल इन द सेम फंक्शन विदाउट इवेल्युएटिंग एनी कंडीशन। वही के बगैर कंडीशन को इवेल्युएट किए। अब ये एक प्रोग्राम अगर आप देख लें, इस प्रोग्राम में क्या है, ये मेन फंक्शन में मैं देखती हूँ, ये जो लिखा है ना, ये ए बी सी और उसके आगे कॉलन, ये एक लेबल है। आपने कहा कि ए बी सी के आगे जितनी स्टेटमेंट्स हैं, ये एक लेबल दे दिया यहाँ पे। अक्सर आप लोग लेबल देते हैं ना अपनी जब आप काम कर रहे होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये आप लेबलिंग कर देते हैं, आप नंबरिंग कर देते हैं, तो आपको इजी रहता है किसी को कुछ रेफर करने में कि पॉइंट नंबर 6 पे चले जाओ। आप इजीली 6 पॉइंट पे जो है ना 6 नंबर ढूंढते हैं और उधर से आगे रीड करना शुरू कर देते हैं। सही है। इसी तरह लेबल्स भी हैं जो कि कहीं पे प्रोग्राम में कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कोई ना कोई मतलब निशानी छोड़ रहे हैं कि यहाँ से एबीसी वाला पार्ट शुरू हो रहा है। फिर आपने जब गो टू स्टेटमेंट लगाई, जैसे यहाँ पे लगी हुई है गो टू, आगे लेबल का नाम दे देना है। इससे क्या होगा कि इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से कंट्रोल ऑटोमेटिकली एबीसी लेवल पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेबल ढूंढेगा इस नाम का, यानी एबीसी है तो एबीसी लेवल पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा और यहाँ से अगली स्टेटमेंट्स जो है ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट में जब आप लूप करते हैं या आप इफ एल्स करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जब उसको ऑब्जेक्ट कोड बनाता है तो गो टू स्टेटमेंट्स ऐड कर देता है खुद ही कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर खुद ही ऐड करता है, आपको एक्सप्लिसिटली ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये होती क्या है गो टू स्टेटमेंट, मतलब कैसे काम करती है, चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए ये स्टेटमेंट पढ़ाई जा रही है। जनरल सिंटेक्स क्या है इसका? गो टू और आगे लेबल। ठीक है, चाहे वो लेबल एबीसी हो, चाहे एक्स वाई हो, चाहे जो मर्जी हो। सही है। कैन बी यूज्ड विद इफ स्टेटमेंट टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ फंक्शन टू अनदर और कंडीशनल बेसिस। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में जब आपका ये इस्तेमाल की जा सकती है जब आपने प्रोग्राम को किसी कंडीशन की बेस पे कंट्रोल ट्रांसफर करना हो। ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपने देख ली। ठीक है, कैसे होगा कि ये स्टार्ट से प्रोग्राम रन होना शुरू होगा, पहले शुरू वाली पहली स्टेटमेंट रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, फिर एबीसी लेबल, इसके एग्जीक्यूट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट, फिर एन प्लस प्लस, और जब ये कंडीशन जो है ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अगर ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ही गो टू ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना। तो ये क्या करेगा, एबीसी पे दोबारा से कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा और यहां से दोबारा से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। गो टू के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है? ये लूप स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होती है। ठीक है, जहां पे भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आई लूप में, बॉडी ऑफ लूप में, ज्यादातर इसका बॉडी ऑफ लूप में इस्तेमाल होता है। जहां पे भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आई, प्रोग्राम उस कंटिन्यू के बाद आने वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंपाइलर नहीं करेगा एग्जीक्यूट, और दोबारा से नई आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखें, ये डू वाइल लूप लगा हुआ है प्रोग्राम के अंदर, डू वाइल और आगे कंडीशन है। पहली वाली ये एग्जीक्यूट हुई, फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुई ना, तो ये जो प्रिंट एफ बाद में आने वाली कराची और ओके, ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगी। सही है, और प्रोग्राम अगली कंडीशन को, ये जो वाइल की कंडीशन है, इसको रन करने के बाद दोबारा से पहली स्टेटमेंट जो डू वाइल की, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो डू वाइल की पहली जो लूप, बॉडी ऑफ लूप की पहली स्टेटमेंट से दोबारा एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। सही है, कंटिन्यू के बाद आने वाली जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाएंगी। ये जो प्रिंट एफ कराची और प्रिंट एफ ओके, ये दोनों स्किप हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू की स्टेटमेंट आ गई है। अच्छा, वाइल लूप होगा तो वाइल लूप में भी सेम यही काम होगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट आई, फौरन कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा कंडीशन पे,
जो वाइल की कंडीशन, लूप की कंडीशन है। लेकिन फॉर लूप में इसका बिहेवियर थोड़ा चेंज है। फॉर लूप में क्या होगा, फॉर कैसे होता है, अगर आप देखें फॉर का स्ट्रक्चर क्या था, पहले इनिशियलाइजेशन होती है, सेमीकोलन, फिर कंडीशन होती है, सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ऐसे ही होता है ना। और बॉडी ऑफ लूप ये आ गया। और बॉडी ऑफ लूप के अंदर अगर कंटिन्यू की स्टेटमेंट लगी हुई है तो वो क्या करेगा, अगली बाद में आने वाली स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा, छोड़ देगा, और कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट में। ठीक है, मतलब अब की बार वो कंडीशन वाले पार्ट पे कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट में कंट्रोल ट्रांसफर होगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद दोबारा से कंडीशन इवेल्युएट होगी और फिर बॉडी ऑफ लूप उस सूरत में एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो। सही है, अब समझ आई इस चीज की। देखें, कंटिन्यू ने क्या करना है कि जो बाद में आने वाली स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप करना है। सही है, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को स्किप करना है, और जो कंट्रोल है वो दोबारा से कहां शिफ्ट हो जाएगा, लूप की शुरू में, बिगिनिंग ऑफ द लूप। ठीक है, लूप के बिल्कुल स्टार्ट में कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा। वाइल और डू वाइल के केस में क्या है कि कंटिन्यू आने के बाद कंडीशन चेक होगी, दोबारा से कंडीशन पे शिफ्ट हो जाएगा प्रोग्राम। जो डू वाइल है उसकी कंडीशन नीचे होती है और वाइल की कंडीशन ऊपर होती है। जबकि फॉर लूप में क्या होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे प्रोग्राम शिफ्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट होगा, और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। ये छोटी छोटी सी स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कर लेना है। नेक्स्ट आती है ब्रेक स्टेटमेंट। ये आपने लफ्ज पहले भी सुना हुआ है ना, ये आपने कहाँ सुना है, आप डिसीजन कंस्ट्रक्ट में सुन के आए हैं। ये ब्रेक स्टेटमेंट आपने स्विच स्टेटमेंट में पढ़ी थी। ऐसे ही था ना, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि जब ब्रेक स्टेटमेंट आ जाती थी तो अगले केसेस एग्जीक्यूट नहीं होते थे, और स्विच से बिल्कुल बाहर, जो स्विच वाले जो कर्ली ब्रैकेट्स थी या स्विच का जो स्ट्रक्चर था, कंट्रोल उससे बाहर, उसके बाद आने वाली नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पे शिफ्ट हो जाता था। अब लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का क्या काम है, लूप में ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, लूप को टर्मिनेट करती है। स्विच स्टेटमेंट में क्या थी, स्विच स्ट्रक्चर के केसेस को टर्मिनेट कर रही थी, जबकि लूप में क्या है, ये लूप को टर्मिनेट करती है। आप एग्जांपल देखें, ये एक प्रोग्राम है, ये हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है, उसके अंदर प्रोग्राम देखें, ये एक लूप लगा हुआ है, फॉर लूप, जो कि c इज इक्वल टू 1 है, c लेस देन इक्वल टू 10, यानी 1 से 10 तक चलेगा और 1 1 का इंक्रीमेंट होगा। इसने आई लव पाकिस्तान एक दफा प्रिंट किया, उसके बाद ब्रेक आ गया। ब्रेक आने की वजह से क्या हुआ, कंट्रोल फौरन ओके पे, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो है ना लूप की क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके बाद आने वाली स्टेटमेंट पे कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट ऐसे करती है। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू में क्या फर्क है, दोनों तो स्किप कर रही हैं। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये फर्क है कि कंटिन्यू क्या करती है कि कंट्रोल को जैसे ही कंटिन्यू आए बिगिनिंग ऑफ द लूप पे ले जाती है। अगर फॉर लूप है तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पे ले जाएगी और उसके बाद कंडीशन चेक करेगी। अगर वाइल लूप है या डू वाइल लूप है तो फौरी तौर पे कंडीशन चेक करने के बाद दोबारा से उस लूप को स्टार्ट करती है। जबकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है कि लूप को खत्म कर देती है, लूप की स्टेटमेंट्स को आगे एग्जीक्यूट, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे ना हो, जहां ब्रेक आ गया इसका मतलब है लूप स्ट्रक्चर से बाहर निकल आओ। ठीक है, ब्रेक का यहाँ पे ये काम है। अब आगे चलते हैं। अब ये असाइनमेंट है, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स का सॉल्यूशन आपको पीएम सीरीज की कंप्यूटर साइंस आईसीएस पार्ट 2 की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने उधर देखने से पहले इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सारी आपने स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं, लूप सारे पढ़ लिए हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर, और इसके अलावा आपने कुछ एक्स्ट्रा सेंटिनल लूप भी पढ़ा है आपने, सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप। तो जब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया है तो आप इसको कर सकते हैं ना, अब इसको कर सकते हैं आप। आपने बस स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और फिर अपने जब बल्कि सॉल्व करना है जैसा भी होता है, और फिर अपने आंसर को वेरीफाई करना है बुक के सोल्यूशन से। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, इनमें कुछ वाइल के भी हैं, डू वाइल के भी हैं, फॉर के भी हैं। ठीक है, अब ये वाले अगर प्रोग्राम्स आप देखें, ये वाले प्रोग्राम सारे नेस्टेड लूप के हैं। सही है, नेस्टेड लूप के प्रोग्राम्स कैसे हैं, क्योंकि ये देखिए एक पैटर्न प्रिंट करने को कह रहे हैं जो कि 2D में पैटर्न है। सही है, 2D में है ना। अच्छा, अब इधर अगर हम देखें, गौर करें, तो ये क्या है,
ये रोज को आउटर लूप करेगा कंट्रोल और कॉलम्स को इनर लूप कंट्रोल करेगा। इसका आउटर लूप क्या है, 1 2 3 4 5, यानी जो आउटर लूप है यू वो 1 से लेके कहां तक चलेगा, 5 तक चलेगा। ऐसे ही है ना, ठीक है। अब इनर लूप को देखना है। इनर लूप में अगर आप देखें तो ये इस तरह की टेढ़ी सी शक्ल बन रही है और ये देख के पता लग रहा है कि ये आउटर लूप के ऊपर ये किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है। देखें इनर लूप में क्या है, पहली टर्न में 5 चलेगा, 1 2 3 4 5, 5 स्टैटिक प्रिंट हुए हैं। नेक्स्ट आइटरेशन में 4 स्टैटिक प्रिंट होंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट आइटरेशन में 3 स्टैटिक प्रिंट होंगे, उससे नेक्स्ट में 2 होंगे और फिर लास्ट में 1 होगा। ऐसे ही है ना, उल्टा चल रहा है लूप। तो हम इसको कैसे चला सकते हैं कि कहां से कहां तक चलाएं। हम इसको चला सकते हैं, हम इसको पहले हम इसको कैसे चला सकते हैं, या तो आप ऐसा करें ना, u को चला लें 1 से 5 की बजाय 5 से 1, उल्टा लूप चलाएं 5 से लेके 1 तक, और 1 1 का u माइनस माइनस करके डिक्रीमेंट करते जाएं। ठीक है, अगर आप इधर से इसको कॉलम वाइज देख रहे हैं तो कहां से चलेगा, ये u से लेके प्रोग्राम 1 तक चलेगा। i इज इक्वल आई कहां से कहां तक चलेगा, u से लेके 1 तक। पहली टर्न में u 5 होगा यानी 5 से 1 तक चलेगा। अगली टर्न में u 4 होगा यानी 4 से 1 तक चलेगा। ऐसे ही है ना, नेक्स्ट टर्न में 3 से 1 तक चलेगा। और फिर i को इंक्रीमेंट करने की बजाय डिक्रीमेंट करें हर बारी। ठीक है, ये देखें इस तरह से प्रोग्राम की लॉजिक बनाएं। अब अगर ये वाला प्रोग्राम है, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, u कहां से कहां तक चलना है, कितनी रोज है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 है, 1 से लेके 5 तक u चलेगा। और कॉलम कितने हैं, कॉलम हर एक बारी में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हर आइट्रेशन में 5 5 स्टैटिक प्रिंट होने हैं। यानी i कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेके 5 तक ही चलेगा i भी। ठीक है, ये बात समझ आई ना। अब इस तरह से आप इसकी आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, बस अब ये आप लोगों ने सारे प्रैक्टिस करनी है। इनके सॉल्व असाइनमेंट जो हैं, ये सारे सॉल्यूशन आपको बुक में मिल जाएंगे। वेरीफाई आपने बुक से कर लेने हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज।